हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th बायो का चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब इस वीडियो में आपको पार्ट 2 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट को कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जो आते हैं हमारे मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रॉप जो वैरायटी है उसकी तो इम्प्रूवमेंट हमने देख ली है। अब हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट की। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। और यहाँ की जो फार्मिंग रेंजेस है, मतलब जो लैंड है जिसपे खेती की जाती है, वो स्मॉल से लेकर वेरी लार्ज है ना, छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक होती है। तो इस क्रॉप प्रोडक्शन को हम 3 टाइप्स का देखते हैं। पहला क्या देखते हैं हम, एक क्रॉप प्रोडक्शन होता है क्या, नो कॉस्ट, एक होता है लो कॉस्ट और एक होता है हाई कॉस्ट। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि किसी भी फार्मर की जो मनी है या उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना एडवांटेज ले रहे हैं। जो न्यू प्रैक्टिसेस हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उनका वो कितना इनपुट दे रहे हैं उन चीजों का खेती में, क्रॉप यील्ड में, क्रॉप प्रोडक्शन में। तो हम वन बाय वन इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नो कॉस्ट प्रोडक्शन यूजेस लेस कैपिटल, फाइनेंस और मनी, जो भी बोल लो आप, ठीक है। तो या तो ये बहुत ही कम करते हैं या फिर नहीं ही करते हैं, ये यूज ही नहीं होते करते कैपिटल और फाइनेंस। तो कैसे करते हैं फिर ये, तो जो नो कॉस्ट प्रोडक्शन होते हैं तो इसमें फार्मर क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचुरल टेक्निक्स लाइक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एंड रिसोर्सेज। अब ये ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम पे जैसे लोग खेती करते थे, जैसे वो अपना क्रॉप करते थे, ये वही टेक्निक्स यूज करते हैं, ये कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते। एंड रिसोर्सेज यूज सेव्ड सीड, जैसे इन्होंने कोई क्रॉप लगाया, उसकी सीड्स को क्या कर लिया, इन्होंने स्टोर कर लिया, फिर वापस जब इनको क्रॉप लगानी है, इन्होंने उसी सीड्स को यूज किया। नो केमिकल एंड फर्टिलाइजर एडेड, ये कोई भी केमिकल और फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर ऑफ देयर ओन, अब ये खुद से बनाते, कैसे बनाते हैं, जैसे हम क्या सब्जियों के छिलके वगैरह जो होते हैं उनको यूज करके, फिर जो एनिमल एक्सक्रीट्रा होते हैं उसको यूज करते हैं, उससे क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मेन्योर बनाते हैं और उसी को ये क्या करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मेन्योर वो यूज करते हैं। नो इरिगेशन फ्रॉम आउटसाइड टेक्निक, अब ये कहीं बाहर से कोई इरिगेशन की टेक्निक नहीं लाते, लाइक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया या स्प्रिंकल एडवांस इरिगेशन सिस्टम हो गया, तो ये कोई भी एडवांस वाला यूज नहीं करते। ये जैसे देखो आप इस फिगर में देखो, जैसे ये वेल से पानी निकाल रहे हैं और फिर इसी से ये इरिगेशन करेंगे। क्रॉप प्लांट्स यूजेस न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट, अब ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं इनके लिए जो भी इरिगेशन करना हो या उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना हो, तो इसमें समझ लो आपकी कोई भी आउटसाइड ये कोई बाय करके या कोई एक्स्ट्रा मनी लगाकर ये नहीं करते। जो भी प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट मिलता है, चाहे उनको जो भी उनको न्यूट्रिएंट ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे देते हैं, या तो वो नीचे एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट से, या फिर जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर है उनको अपना बनाया हुआ खुद जो उनको प्रोवाइड करते हैं उससे करते हैं। तो ये हो गई बात हमारे नो कॉस्ट प्रोडक्शन की, जिसमें या तो आप फाइनेंस यूज ही नहीं करते या करते भी हो तो आप बहुत कम करते हो, ना के बराबर, ना कम टू। अब बात करते हैं लो कॉस्ट प्रोडक्शन की। तो ये जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, यूटिलाइजेस लेस कैपिटल और फाइनेंस, इसमें जो पूंजी लगती है वो कम लगती है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आता है आपका लो कॉस्ट प्रोडक्शन के अंडर में। ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है इम्प्रूव सीड्स, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या यूज करते हैं, इम्प्रूव सीड्स को यूज करते हैं। यूज इज लो कॉस्ट टेक्निक्स, मतलब हम टेक्निक्स ऐसी यूज करते हैं जिसमें ज्यादा कैपिटल और फाइनेंस ना लगे और हमारी जो क्रॉप यील्ड है वो भी अच्छी हो। तो जैसे क्रॉप रोटेशन, जैसे क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हमने ईयर में क्रॉप ए लगाया एक ही बारी, सेकेंड टाइम हमने क्रॉप बी लगाया, तो इस तरह से हम रोटेट करते हुए क्रॉप्स को लगाते हैं ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो बना रहे। ग्रीन मैन्योरिंग, जैसे सनहैम, ये एज अ ग्रीन मैन्योर काम करता है बिफोर सोइंग द सीड,
इसको वहां पे लगाते हैं किसान, फार्मर्स वहां पे लगाते हैं, और देन सीड के बोने से पहले कुछ टाइम के बाद इसको वहां पर क्या करते हैं, मिट्टी की पलटवार करते हैं, और यही सन हेम्प लाइक प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन मेन्योर का काम करते हैं। हाई कॉस्ट, जैसा से नाम से पता चल रहा है हाई कॉस्ट, इसमें आप बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिसेस यूज करते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी की आप मशीनरी यूज करते हो, ठीक है, और जो भी मॉडर्न टेक्निक्स है वो आप यूज में लाते हो, तो ये वाला जो प्रोडक्शन होता है वो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। यूज इज हाई कैपिटल और फाइनेंस, इन्वॉल्व मॉडर्न एंड कॉस्टली मशीनरी। अब देखो, अब आपने इनपुट ज्यादा दिया है इसमें, तो आउटपुट भी हमारा क्या होता है, अच्छा होता है। टेक्निक्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्या होते हैं, जैसे हमने कोई डिजायर्ड डीएनए है उसको किसी प्लांट में हमने उसको क्या कर दिया, इंसर्ट किया, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। अब जो वो सीड्स प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई होंगे, और उसमें हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर्स आएगा। कॉस्टली फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स, इरिगेशन सिस्टम एक्सेट्रा, तो जैसे आप ऐसा फर्टिलाइजर यूज करते हो जो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दे प्लांट को, है ना। उसके बाद फिर इरिगेशन सिस्टम में आप ड्रिप इरिगेशन यूज करते हो, स्प्रिंकल वाला, जैसे देखो स्प्रिंकल सिस्टम फॉर इरिगेशन, इसमें हर एक क्रॉप्स को आपके जो है पानी प्रोवाइड होता है। यहाँ पर देखो आप, जैसे कल्टीवेशन के लिए यहाँ ट्रैक्टर्स यूज हो रहा है। अब आप लो कॉस्ट में जाओगे तो ये आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वहां पे अपना कैपिटल और फाइनेंस क्या है, कम है, लो है ना। अब देखो, जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप का वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। पहला क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड टू द क्रॉप्स, आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया है क्रॉप को या नेचर से उन्होंने लिया है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई आपने कैसे की है। एंड तीसरा क्या है, आपने फसलों को लगाया कैसे है, क्रॉपिंग पैटर्न्स, किस पैटर्न पे आपने फसलों को लगाया है। तो जो हमारा प्रोडक्शन है क्रॉप का वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, जिसमें पहला है हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स, सेकंड है इरिगेशन, एंड थर्ड इज क्रॉपिंग पैटर्न। तो इन सबको हम 1 बाय 1 देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स। अब प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो देखो, एयर, वाटर एंड सॉइल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो एयर एंड वाटर से प्लांट को 3 न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं, एंड रेस्ट 13 न्यूट्रिएंट जो होते हैं, एक्चुअली प्लांट को 16 जो होते हैं वो मेजर न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इन न्यूट्रिएंट्स में से जो 3 है वो हमारे एयर एंड वाटर सप्लाई करते हैं। कौन कौन से करते हैं, तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एयर एंड वाटर सप्लाइज 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सॉइल क्या सप्लाई करता है प्लांट को, 13, रेस्ट 13 न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल सप्लाई करता है, जिसमें हमारे एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, वो जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, तो आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये जो आपके 6 न्यूट्रिएंट हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। रेस्ट जो बात करते हैं हम वो कौन से हैं, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें आपका कौन सा आता है, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये प्लांट को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। डिफिशियंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट। तो अगर इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट जो प्लांट को नहीं मिलते हैं, अब हर एक न्यूट्रिएंट तो अपना अपना काम कर रहा होगा, है ना, तो अगर डिफिशियंसी हो जाती है, खास करके जो आपके मेजर मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है जिनको
लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, या आप बात करो माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी, तो डिफिशियंसी अगर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो क्या होता है वो प्लांट के ग्रोथ को, उनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, और उनके अंदर जो डिजीज एंड पेस्ट से लड़ने की क्षमता होती है, उन सबको ये काफी बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि हम न्यूट्रिएंट कैसे सप्लाई कर सकते हैं। हम जो है वो कैसे कर सकते हैं, एक फार्मर कैसे कर सकता है न्यूट्रिएंट सप्लाई, तो या तो वो मेन्योर ऐड करे या तो वो फर्टिलाइजर ऐड करे, इन्हीं दो चीजों से वो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकता है। नेचर जो है उसने प्रोवाइड किया एयर, वाटर एंड सॉइल से, लेकिन जो फार्मर है वो कैसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, तो बाय एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट जो है प्लांट को अच्छे से सप्लाई हो रहे हो, तो हमें भी उनमें न्यूट्रिएंट जो है ऐड करना होता है। तो बात करते हैं मेन्योर की, तो मेन्योर क्या है, एनिमल एक्सक्रीटा वेजिटेबल वेस्ट, तो इससे क्या बनता है, हमारा मेन्योर बनता है और ये ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में बनते हैं, ये केमिकल्स होते हैं ना। मेन्योर क्या करता है, मेन्योर हेल्प्स इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है जिसपे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके उसको इंक्रीज करता है। हेल्प सैंडी सॉइल टू होल्ड वाटर, जो सैंडी सॉइल होते हैं उनको क्या करता है, उनको पानी वो अपने पास होल्ड करके रखे, उसकी क्षमता को वो बढ़ाने में मदद करता है। एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को ऐड करता है सॉइल में जिससे प्लांट उसको टेकअप कर सके। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इन क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल जो होते हैं उनको आप देखोगे उस पे उनको वाटर होल्ड करने की क्षमता उनकी बहुत ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है, तो ये उससे प्रिवेंट करता है। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, और ह्यूमस को सॉइल में ऐड करता है। अब मेन्योर के भी दो क्लासेस है, एक है हमारा कॉम्पोस्ट एंड वर्मी कॉम्पोस्ट, दूसरा है ग्रीन मेन्योर। अब हम इसको देखते हैं। फर्स्ट वन इज compost and vermi compost and second is green manure, ये है मेन्योर के क्लासेस। बात करते हैं जब कंपोस्ट की, फार्म वेस्ट मटेरियल्स लाइक लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, जैसे काउ डंक, गोबर जिसको बोलते हो, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, जो एनिमल रिफ्यूज होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं, या सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स एक्सेट्रा इज डिकम्पोज्ड इन अ पिट, एक पिट बनाया जाता है, एक गड्ढा जैसा बनाया जाता है, और ये सारी चीजें जो भी वेस्ट हैं ये सब, उन सबको क्या किया जाता है, उस पिट में डाल दिया जाता है। फिर वो धीरे धीरे नेचुरली बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं और वो क्या करते हैं, मेन्योर में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं, जब हम ये जो डिकम्पोज करने के लिए जब हम उसमें स्पीसीज लाइक अर्थवॉर्म को डालते हैं, अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। व्हेन स्पीसीज ऑफ worms like earthworm is used to decompose the organic waste, प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूजेस, जो एनिमल एक्सक्रीटा है या वेजिटेबल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी होते हैं, उन सबको डिकम्पोज करने के लिए जब हम अर्थवॉर्म या ऐसे वॉर्म्स का यूज करते हैं जो उसको डिकम्पोज करे, तो वैसे जो मेन्योर जो बनते हैं हमारे, वो कहलाते हैं वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि हमने वहां पे वॉर्म्स का यूज किया। नाउ ग्रीन मेन्योर, जो दूसरा टाइप है हमारा मेन्योर का, दैट इज ग्रीन मेन्योर। ग्रीन मेन्योर क्या है, बिफोर सोइंग ऑफ सीड some plant parts or entire fresh plants like sun hemp और गवार फली जिसे कहते हैं, are grown directly and then mulched by plowing them into green manure। क्या करते हैं, जब फार्मर सीड को बोने से पहले वो क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स लाइक सन हेम्प और जो गवार फली जिसको कहते हैं, वो उसको वहां पर लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो क्या करते हैं, देन मल्च बाय प्लोविंग देम इनटू ग्रीन मेन्योर, उसको क्या करते हैं, फिर मल्चिंग होता है जब आप मिट्टी को ऊपर नीचे करते हो, ताकि वहां पर जो नमी है, जो वहां का जो मॉइस्चर है, वो आप उसको मेंटेन रख सको, तो मल्चिंग होता है। तो क्या करते हैं, आप मिट्टी को जब पलटवार करते हो, तो ये जो सन हेम्प है या गवार फली है, ये क्या होते हैं, इन्हीं को जब ये निकालते हो आप, तो क्या होंगे, वो वहां पर पूरे निकल के फैल जाएंगे, तो यही होता है हमारा ग्रीन मेन्योर। इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को क्या करते हैं, सॉइल में देते हैं।
ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की जो है क्वांटिटी को बढ़ाते हैं सॉइल में। नाउ अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? ये होता है इट इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स दैट प्रोवाइड द मेजर न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम टू द प्लांट। तो जो फर्टिलाइजर होते हैं इनको ह्यूमन बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो मेजर न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है NPK, ये प्लांट्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। अब हम एग्जांपल बात करें फर्टिलाइजर की तो क्या है? DAP। ये क्या है DAP? DAP इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? फॉस्फोरस। बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया भी क्या है? एक फर्टिलाइजर है। ये तो वेल नोन होगा, यूरिया बहुत लोग जानते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। प्रॉपर डोज, टाइम, प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन। अगर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो आपको कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना डोज आपको प्रोवाइड करना है, कब प्रोवाइड करना है, पहले की प्रिकॉशन, डालने से पहले की प्रिकॉशन एंड डालने के बाद प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ इट इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो आप कंटिन्यू किए जा रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो ज्यादा यूज होने लगता है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करने लगता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड ऑल्सो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज नॉट रिप्लेस। और क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां पे जो बेनिफिशियल हो सकते हैं उनको भी ये क्या करता है? उनको किल कर देता है, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो वापस से वहां पे रिप्लेस नहीं हो पाते हैं बाय द यूज ऑफ एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर। अब हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। मेन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंसेस है? तो मेन्योर क्या है? जैसा हम जानते हैं ये क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये क्या होते हैं? नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा और वेजिटेबल वेस्ट। हम इसको नेचुरली बनाते हैं। ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। प्रिपेयर्ड इन फील्ड। अब हमने एक पिट बनाया गार्डन में या हमारे खेत में, और वहां हमने एक्सक्रीटा डाला और उसको डिकम्पोज होने दिया। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। अब ये मैन मेड है तो ये कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्री में। प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये बहुत सारे ह्यूमस देते हैं सॉइल को। डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि ये फैक्ट्री में बन रहे हैं और ये डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं मेजर न्यूट्रिएंट। लेस रिच इन NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। रिच इन NPK, ये बहुत कम है, क्योंकि ये नेचुरली बन रहे हैं तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है या पोटेशियम है, ये बहुत लेस होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं और हाईली रिच होते हैं। फॉर ऑप्टिमम यील्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मैन्योर इज बेनिफिशियल। तो अगर आपको एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन चाहिए क्रॉप का, तो आपको क्या करना है कि आप शॉर्ट टर्म यूज ऑफ फर्टिलाइजर करें। मतलब फर्टिलाइजर का आप यूज जो कर रहे हो वो एक्सेस ना करो और बहुत सारे टाइम ना करो, उसका शॉर्ट टर्म में यूज करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप मेन्योर को यूज करो। मतलब दोनों को आप यूज करो, लेकिन आपको कितने टाइम के लिए करना है, कैसे करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपका एक ऑप्टिमम जो है क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो हो पाएगा। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोसेस दैट यूजेस मैक्सिमम इनपुट ऑफ बायो फर्टिलाइजर, organic manure, bioagents and biopesticides, and minimal or no use of chemicals as fertilizer, herbicides and pesticides। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करते हैं जो मैन मेड होते हैं, फर्टिलाइजर हो, चाहे वो हर्बिसाइड्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो। तो फिर हम यूज क्या करते हैं इसमें? हम इसमें मैक्सिमम इनपुट देते हैं बायो फर्टिलाइजर्स का। अब ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंस जो है ना वो प्लांट में ऐड किए जाते हैं, कुछ सब्सटेंस हमने प्लांट में ऐड किए, और ये क्या कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्लांट को, क्रॉप को हमारे क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट। जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं राइजोबियम की। राइजोबियम क्या है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स को क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन। बात करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर की। तो ऑर्गेनिक मैन्योर एनिमल एक्सक्रीटा हो गए, वेजिटेबल वेस्ट हो गए, इन सब से हम बनाते हैं मैन्योर और उसको क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं। बायो एजेंट्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर प्रोटेक्शन के लिए, एंड बायो पेस्टिसाइड्स नीम लीव्स एंड टर्मरिक। तो हम कोई भी केमिकली मेड पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? नीम की पत्तियां यूज करते हैं और या तो टर्मरिक यानी कि हल्दी यूज करते हैं। एंड मिनिमम और नो यूज ऑफ केमिकल्स, मतलब हम यहाँ पर कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करते। जैसे आपने देखा कि हम मैक्सिमम इनपुट देते हैं बायो फर्टिलाइजर्स का। बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम प्लांट में, क्रॉप में ऐड करते हैं और ये क्या करते हैं? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर अब खुद से बनाया हुआ जो भी वेस्ट होते हैं, ऐसे वेजिटेबल वेस्ट हो चाहे वो एनिमल के वेस्ट हो, उनसे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। बायो एजेंट्स जो होते हैं, प्लांट प्रोटेक्टेंट्स जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, उनका हम यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एंड बायो पेस्टिसाइड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? नीम लीव्स और टर्मरिक। बायोपेस्टिसाइड में हम यूज करते हैं नीम लीव्स एंड टर्मरिक। मोस्ट कॉमन माइक्रोबियल पेस्टिसाइड इज बैसिलस thuringiensis। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। तब तक के लिए गुड बाय।